Respected students, friend, follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Respected student, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्कोर्स एनालिसिस को। डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब है कि लिखी हुई स्पीच को, टेक्स्ट को, और अगर वो मोर देन सेंटेंस है तो फिर हम उसको डिस्कोर्स एनालिसिस के लिहाज से देखते हैं। हम उसे कंसीडर करते हैं कि इट इज़ अ डिस्कोर्स एंड इट कैन बी रिटन, स्पोकन बियॉन्ड वन सेंटेंस। और जब हम बोलते हैं तो वो यूजुअली बियॉन्ड वन सेंटेंस होता है। तो फिर हम उसको देखते हैं सिचुएशनल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, सोशल मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग, हिस्टोरिकल मीनिंग, बैकग्राउंड मीनिंग। तो हम उसके डिफरेंट मीनिंग्स को देखते हैं। हमने कल उसको डिटेल डिस्कस किया था और कल हमने ये भी देखा था कि हाउ टू मेंटेन कोहेरेंस एंड कोहेजन्स। कोहेजन्स जो होती है वो लेक्सिकल लेवल पे भी होती है। लेक्सिकल मीन स्टॉक ऑफ वर्ड, स्टॉक्स ऑफ वर्ड, कि आपके पास कितने वर्ड्स जो हैं वो स्टॉक हैं वोकैबुलरी के अंदर, और फिर हम उसके लिहाज से भी उसको लेक्सिकल लिहाज से भी देखते हैं, वर्ड्स की भी क्रिएट करते हैं। ये कंजक्शन हमने डिस्कस किया था, अगली स्लाइड पे है हमारे पास। लेक्सिकल कोहेजन्स, व्हाट इज लेक्सिकल कोहेजन्स? Lexical cohesions refer to ties created between the lexical element such as the word, group and phrase. अगर हम देखें तो वर्ड्स जो हैं उसमें हमारे पास फंक्शनल वर्ड्स भी होते हैं, और उसमें हम देखें तो हमारे पास कॉन्टेक्चुअल्स भी होते हैं, उसके बाद फंक्शनल भी होते हैं, और वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं, क्लासेस की शक्ल में होते हैं, फ्रेजेस की शक्ल में होते हैं। अब फ्रेज जो है ये भी एक लेक्सिकल मीनिंग क्रिएट कर सकता है, वर्ड्स भी कर सकते हैं। जितने हमारे माइंड में है वो उतने हमारी हेल्प करेंगे कि हम उसको किस तरह से एक चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। यानी एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, आप जब उसी के बारे में सेंस को मेंटेन कर रहे हैं, उसी को हवाले दे रहे हैं, और फिर आप वर्ड्स के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे मैंने टेबल की कल मिसाल दी, मोबाइल की मिसाल दी, या कोई एक आम ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड फिर हम वर्ड्स जो हैं कभी प्रोनाउन की शक्ल में लिख लेंगे, कभी उसके रेफरेंस दे लेंगे, कभी उसको हम लिप्सिस कर लेंगे, उसको स्किप कर लेंगे, रिमूव कर देंगे सर्टन वर्ड्स को, और अपनी सेंस जो है दे लें, कभी उसको कंजक्शन के साथ कर लेंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं मिलके हमारी कोहेरेंस, जो कोहेजन्स होती है, उसको मेंटेन कर रहे होते हैं एक टेक्स्ट के अंदर, एक लिखे हुए। ये साथ साथ पॉइंट्स नोट करती जाएं ताकि आपको हेल्प रहे। डिफरेंस बिटवीन डिस्कोर्स, टेक्स्ट एंड एनालिसिस, ये भी हम कल डिस्कस कर रहे थे। डिस्कोर्स एनालिसिस फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरली स्पोकन लैंग्वेजेस फाउंड इन कन्वर्सेशन, इंटरव्यूज, कमेंट्री एंड स्पीच। कल हमने देखा था कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो फोकस किस पे करता है? ज़्यादा चीज़ें स्पोकन लैंग्वेज पे, स्पोकन लैंग्वेज पे, कन्वर्सेशन पे, इंटरव्यू पे, कमेंट्री पे और स्पीच पे। जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमें उसके लिए कोई लिखा हुआ कुछ चाहिए। बगैर लिखे तो हम किसी चीज़ का एनालाइज नहीं कर सकते या उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। वी नीड अ पीस ऑफ टेक्स्ट, वी नीड अ स्पीच। अब देखिए बहुत सारी स्पीचेस जो होती हैं उसमें थीसिस लिखे जाते हैं। अगर आप एमफिल करें तो एमफिल में वो कहते हैं जी आप ऐसा करें कि सर्टन स्पीच जो है वो ले लें, ट्रंप की स्पीच ले लें, ओबामा की स्पीच ले लें, किसी पॉलिटिकल नेल्सन मंडेला की ले लें स्पीच। आप वो सारी स्पीचेस इकट्ठी करेंगे, फिर आप उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे। हाँ, उसने ये जो वर्ड्स बोले हैं ये क्यों बोले थे? जैसे अगर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पैराडॉक्स में बात करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो जक्स्टा पोजिशन में बात करते हैं कि दो अपोजिट चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर दी जाती हैं। दो चीज़ें एक दूसरे के उल्ट होती हैं और उनको इकट्ठा कर दी। यानी सच्चाई और बुराई को अगर आप ईवल और गुड को इकट्ठा करके पेश करें तो आप उनको सामने रख रहे हैं। इट इज़ नोन एज जक्स्टापोज। अगर आपने जॉन डन को पढ़ा हो तो वो पन यूज़ करता है। पन का मतलब होता है टू प्ले विद वर्ड्स। जैसे वो बात करता है, वो कहता है, वो स्टार्ट करेगा, कहता है कि अगर आप सारी दुनिया को फिर लें, घोड़े की पुश्त पर बैठ जाएं, आपको कोई भी जो ऐसी दुशीज़ा नहीं मिलेगी कि वो खूबसूरत भी हो और वफादार भी। हाँ, अगर आपको कहता है ऐसी कोई मिल जाए, अब देखें ये लफ्ज़ों के साथ खेलना है। हाँ, अगर आपको कोई मिल जाए, कहता है मुझे बताओ, आई विल परफॉर्म पिलग्रिमेज,
मैं उसके हाँ पिलग्रिमेज परफॉर्म करूँगा, वो बड़ी वर्चुअस लेडी है, लेकिन कहता नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा वो किसी 2-4 से ज़रूर बेवफाई कर चुकी होगी। यानी एक वो लफ्ज़ के साथ, लफ्ज़ों के साथ खेलता है, इसलिए उसने अपने लफ्ज़ को भी, अपने वर्ड के अंदर भी बड़ी पैराडॉक्स बनाई। जॉन डन, एंड डन, अनडन। उसका नाम क्या था? जॉन डन। फिर उसकी उसकी ज़िंदगी में वो एक आती है उसकी बिलवर्ड, उसका नाम एन डन था। फिर वो कहता है अनडन। यानी पहले ना मैं जॉन डन था, फिर मैं एन डन बन गया, फिर अनडन बन गया। जॉन डन की लाइफ में जब वो देखें उसने कैसी पैराडॉक्स क्रिएट की है अपने वर्ड के अंदर, उसने सेंटेंस खुद बोला था। जब पहले उसका नाम जॉन डन होता है, फिर उसकी ज़िंदगी में एक ब्लवर्ड आती है, उसकी वजह से वो सज़ा हो जाती है, वो जेल में चला जाता है, वो किसी अरिस्टोक्रेटिक की बेटी होती है, फिर वो बाहर आता है, फिर वो अपनी लाइफ को सेट करता है। ही अटर्ड दिस सेंटेंस। तो ये होते हैं लिटरेरी लोग होते हैं, वो कुछ इस तरह के वर्ड्स कहते हैं जो आम बंदा उसको एनालाइज करे, उसको हम डिस्कोर्स एनालिसिस जब उसका करते हैं तो उस पर बुक्स लिखी जा सकती हैं। So talk about Sir Francis Bacon. He said, "Uneasy lies on the head of those who wear scroll." ये एक सेंटेंस है, बड़ा एफोरिस्टिक, बड़ा पिथी और बड़ा कंसाइज और बड़ा एपिग्रामेटिक। आप उसके ऊपर बुक्स लिख सकते हैं। वो कहता है कि इट इज़ अ स्ट्रेंज डिज़ायर टू सीक पावर एंड लूज लिबर्टी। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ख्वाहिश है कि आप पावर हासिल करने के लिए अपनी लिबर्टी खो दें। जो बंदा क्राउन पहनता है वो हमेशा जो होता है परेशानियों में मुब्तला रहता है, जैसे कि आजकल हमारे हुक्मरान जो हैं। सो लेट्स टॉक फर्दर। नेक्स्ट एक स्लाइड पे है, टेक्स्ट एनालिसिस फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिटन लैंग्वेज एज फाउंड इन सच टेस्ट एज ऐसे। मैं आपको ना एक लेक्चर रखूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स, व्हाट इज़ assonance. I will tell you what is metaphor, what is simile, what is hyperbole, okay, what is onomatopoeia. I will teach you this. I will tell you what is onomatopoeia, what is figure of speech, और figure of speech को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पन क्या होता है, ellipsis क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद simile क्या होता है, metaphor क्या होता है, assonance क्या होता है, consonance क्या होता है, iambic pentameter क्या होता है, ठीक है, ट्रोकोइक मीटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, आपके डिस्कोर्स एनालिसिस में भी इस्तेमाल होती हैं। टेक्स्ट एनालिसिस फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रिटन लैंग्वेज एज फाउंड इन सच टेस्ट एज एसे, नोटिस, रोड, साइंस। यानी ये इन चीज़ों पे हम एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर थीसिस लिखें तो आपको कह सकते हैं भी आपने एक थीसिस लिखना है, उसमें आप जितने साइन लिखे हुए ना, साइन बोर्ड बने हुए हैं जितने भी आपके सिटी के अंदर, मिसाल के तौर पर 200 बने हुए हैं, आप 200 का डाटा इकट्ठा करेंगी, 200 को लिख लेंगी, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगी। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया है उन्होंने, नाउन यूज़ किया है, प्रोनाउन, ये इन्फॉर्मेशनल डिस्कोर्स है, ये कोई ग्राफोलॉजिकल इसका डिस्कोर्स कैसा है, इसका इन्फॉर्मेशनल डिस्कोर्स है, ये क्या फंक्शनल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ये इसमें प्रपोजिशन यूज़ किया या नहीं, इसने आर्टिकल यूज़ किया कि नहीं, कितने हद तक यूज़ किया, ये कन्वे क्या करना चाहते हैं, ये जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कैसी है। आप किसी भी चीज़, किसी स्पीच को एनालाइज कर सकती हैं, किसी टेक्स्ट को एनालाइज कर सकती हैं, किसी आर्टिकल एनालाइज कर सकती हैं। शायद मैंने आपको एक आर्टिकल भी सेंड किया लैंग्वेज के ऊपर, मैं करता हूँ, वो भी कोशिश किया करें साथ साथ पढ़ने की। यानी अपनी रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की। आपने ना जब भी, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप अगर एक अखबार लें, अगर नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इधर से डाउनलोड हो जाती है, अखबार लें, उसमें से हेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आसान काम जो है उनकी हेडिंग लें, आपने नीचे नहीं पढ़ना। हेडिंग में आपने फाइंड करना है कि क्या इन्होंने प्रपोजिशन और आर्टिकल को स्किप किया हुआ है हेडिंग में। अगर तो किया हुआ है, और नाउन जो है फाइंड करके उसके नीचे लगा के ना, आपने एन लगा के, फिर फाइंड करके एन लगा के, उसका भले मुझे स्नैपशॉट सेंड कर देना। अगर अखबार कोई पढ़ी है ना घर में, अखबार में सिर्फ आपने हेडिंग्स लेनी है, और जिसमें नाउन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो वो समझ लें इन्फॉर्मेशन डिस्कोर्स है। अभी बात जस्ट यहाँ तक रखें, उसके बाद मैं आपको इसके अंदर और चीज़ें दिखाऊंगा। मैं 1 बाय 1 आपको पूरा ये करवाऊंगा कि ग्राफोलॉजी क्या होती है, ठीक है,
इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स क्या होता है, अभी हम जस्ट नॉन लिटरेरी जो है टेक्स्ट उसका एनालिसिस देखेंगे, ताकि मैं आस्ता आस्ता आपको लेकर जाऊँ, एकदम ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। 7 क्राइटेरिया, और आप ठीक कह रही हैं कि अगर नाउन ज़्यादा हूँ तो उसका मतलब है वो इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स है। अगर किसी हेडिंग के अंदर ज़्यादा नाउन इस्तेमाल कर रहा है राइटर, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स दे रहा है। और अगर कोई राइटर, गौर से सुने, अगर कोई राइटर पैसिव वॉइस यूज़ करता है, अपना नाम जो छुपा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो इम्पर्सनल हो रहा है, वो पर्सनल नहीं होना चाहता। आपको पता है कि जब आप पर्सनली ये कहते हैं कि भाई ये मैं इंडोर्स करता हूँ कि ये मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ समवन सेड दिस, इट वॉज सेड बाई समवन। अगर मैं कहूँ कि आई से समथिंग, तो इसका मतलब मैं इंडोर्स कर रहा हूँ भाई ये मैं कह रहा हूँ। तो आपको अगर पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ कर रहा है राइटर, तो इसका मतलब है कि वो पर्सनल नहीं होना चाहता, ही इज़ शोइंग इम्पर्सनैलिटी, इट्स इनपर्सनल डिस्कोर्स। वो क्या है, इनपर्सनल डिस्कोर्स है, इट्स नॉट पर्सनल, वो अपना पर्सनल नहीं होना चाह रहा उसमें। आपको पता है कि शेक्सपियर के दौर के अंदर जो भी बादशाह के खिलाफ बात करता था उसका सर काट दिया जाता था, लेकिन वो ऐसे करेक्टर क्रिएट करता था शेक्सपियर के, वो करेक्टर बोलते थे, वो खुद नहीं बोलते, वो एक फूल का करेक्टर बनाता था, वो बादशाह के ऊपर तंज करते रहते थे। वो कहता था, वो किंग लियर को, जैसे शेक्सपियर का एक फूल करेक्टर है, वो कहता है यू डोंट हैव सेंस इन योर बर्ड हेड। अरे बेवकूफ़ इंसान, तुम अपने गंजे सर में इतनी भी अकल नहीं रखते। यू हैव डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी टू योर 3 daughters, यू हैवंट गॉट एनीथिंग फॉर योर सेल्फ। फिर वो कहता है स्पीक लेस देन, किंग लियर को पढ़ा हुआ आपने, कहता है स्पीक लेस देन, यस, फूल का करेक्टर। Yeah. To your daughters. Yeah. Okay. Yeah, वो कहता है कि स्पीक लेस देन दो नावस्ट, गो मोर देन दो गोवस्ट, लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वोर एंड ऑलवेज कीप इन अडोर। फिर वो कहता है कि यू एंड मी आर द 2 birds, लेट्स गो टू द केज एंड आई विल टेल यू लॉर्ड टेल्स एंड यू विल टेल मी सॉन्ग। आप मुझे सॉन्ग बताना, मैं आपको लॉर्ड टेल्स बताऊंगा, कैसे बादशाह जो हैं वो जुड़ते हैं, कैसे तबाह बर्बाद होते हैं। कॉर्डिलिया जो होती है उसके साथ जब उसे केज किया जाता है, आई हैव taught it and it's really beautiful. It's a beautiful tragedy and we must watch and read it. So 7 criteria of discourse. Discourse के 7 criteria लिख लें। Coherence, intentionality, intention जी जैसे होता है intentionality, तो intentionality, और उसके बाद acceptability, informativeness, सिचुएशनैलिटी और इंटरटेक्सुअलिटी। कोहिजन का मतलब मैंने बताया कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से भी रिलेशन बनता है ना। एक वर्ड्स है, आप मिसाल के तौर पर वॉच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप में कोरोना वायरस का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस को जब हम डिस्कस करेंगे तो कोरोना वायरस की समटाइम हम वो, चूँकि वो कोई छोटी चीज़ के लिए जैसे हम इट यूज़ कर लेते हैं, जब छोटी चीज़ होती है ना उसके लिए हम इट यूज़ कर लेते हैं, तो हम उसके लिए इट यूज़ करेंगे, उसको रेफ़र करेंगे, कभी उसको एंड के साथ करेंगे, कभी उसके जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करेंगे। जो वर्ड्स हम उसके रिलेशन के साथ लिंक करने के लिए, लिंकेज मेंटेन करने के लिए या लिंक मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारे कोहेजन में आते हैं। ठीक है जी। कोहेरेंस का मतलब मैंने बताया था, ये सेंस जो होती है, ये सेंस मेंटेन करना है कि एक पैराग्राफ की दूसरे की तीसरे, चौथे, पांचवें में जो चल रही होती है उसको कोहेरेंस को कहते हैं, और ये भी डिस्कोर्स के साथ ही आती है। ये 7 क्राइटेरिया है उसके। इंटेंशनलिटी, इंटेंशन कि वॉट एवर यू सीइंग यू मस्ट से विद इंटेंशंस। आप जब बात कर रहे होते हैं तो आपकी एक अटेंशन होती है, और इंटेंशन जो है वो बंदे को फौरन पता चल जाती है। मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ तो आप मुझे समझ रही हैं कि सर इज इंटरेस्टेड टू टीच मी डिस्कोर्स एनालिसिस। अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहा हूँ तो फौरन आप मुझे समझेंगे कि सर इज डिविएटिंग। सो इंटेंशनलिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिस्कोर्स, इट इज कंसीडर्ड। एक्सेप्टेबिलिटी कि आप मुझे एक्सेप्ट कैसे, यानी बीइंग, जो मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं
to what extent you are accepting. If you are not accepting, it's useful to talk, it's useless to talk to you. अगर आप मुझे गेट नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही, इंडोर्स नहीं कर रही, मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो आपके इसका मतलब है कि आपके पास वो बात जो है फुल्ली कन्वे नहीं हो रही और ना आप उसको परसीव कर रही हैं. यू विल परसीव माई टॉक. आपने देखा होगा कुछ बच्चे बैठे होते हैं तो बड़े गौर से अपने उस्ताद को सुन रहे होते हैं. इट मीन दे हैव इंडोर्स एंड एक्सेप्टेड यू एज अ टीचर एंड दे वॉन्ट टू लिसन टू यू, और वो आपको सुनना चाहते हैं. एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डिस्कोर्स. इंफॉर्मेटिवनेस, कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आप डिस्कोर्स डिलीवर कर रहे हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेटिवनेस होनी चाहिए. दैट मस्ट बी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट हैव इंफॉर्मेशन. और सिचुएशनलिटी, इट शुड बी रिलेटेड टू सिचुएशन. बात मैं कर रहा हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, तो मैं उनसे क्या करने है, कंडोलेंस करने आया हूँ, मैं वहाँ पे सॉन्ग सुनाने लग जाऊँ, तो दैट वी हैव टू रन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Situationality is also counted whenever you are having discourse, you are performing discourse, you are talking, you are writing, you are reading. तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं. इंटरटेक्सुअलिटी, कि टेक्स कैसी है उसकी, इंटर यानी टेक्स लेवल पे भी देखा जाता है इसको. देखें जी, कोहेजन को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट बता दिए हैं, आप इसको समझना आसान होगा. ग्रामेटिकल रिलेशन बिटवीन, सिचुएशन का मतलब होता है कि सिचुएशनलिटी के बाद है इंटरटेक्सुअलिटी. इंटरटेक्स यानी टेक्स से रिलेटेड, इंटरटेक्सुअलिटी. बाकी वो आप सुबह देख लीजिएगा इसको कि आप एक ले आएँ वो हेडफोन, फिर वो साथ साथ आपको अपीयर हो गया. मैं कह रहा हूँ कि मैं असल में मैं तो आपका मसला ही हल कर रहा था कि आपकी सक्री. हाँ जी, जी ग्रामेटिकल कोहेजन लिखें आगे. कोहेजन, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट ऑफ द सेंटेंस एसेंशियल फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन. अगर आपको पता है कि ये चीज़ जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है. मिसाल के तौर पर आप एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लिंग्विस्टिक में फोनेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. फोनेटिक्स में जहाँ से हमें फोनेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, हम कर रहे हैं अक्यूस्टिक फोनेटिक को, या हम कर रहे हैं ऑडिटरी फोनेटिक को. ऑडिटरी फोनेटिक्स में जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इनर जो ईयर है, आउटर ईयर है, ठीक है, जो ब्रेन का अंदर का एरिया है जैसे ब्रोका एरिया है, या उसमें वर्निकी फेजिया है, वर्निका एरिया है. दिमाग के ना दो हिस्से होते हैं. एक था पॉल ब्रोका जो कि फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था, उसने दिमाग के अंदर एक पार्ट को फाइंड आउट किया था और उसको उसने लैंग्वेज ब्रेन दिया था. वो कहते हैं कि मैक्सिमम लैंग्वेज जो है ना इंसान के लेफ्ट माइंड में होती है. माइंड के लेफ्ट हिस्से में जो लैंग्वेज का जो 90% राउंड अबाउट 80% का जो फंक्शन एरिया है, लैंग्वेज फंक्शनल एरिया है, वो लेफ्ट साइड का होता है. ये नाम दिया था उसने ब्रोका एरिया. ये न्यूरो लिंग्विस्टिक का वैसे टर्म है और ये इसके अंदर यूज़ होगा जब हम ऑडिटरी फोनेटिक पढ़ेंगे. और उसके बाद एक है राइट हिस्सा लैंग्वेज का, यानी ये हिस्सा रिलेटेड होता है स्पीच से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से, ठीक है, इजहार से, बोलने से रिलेटेड. दूसरा हिस्सा जो दिमाग का है वो उसका नाम है वर्निकी एरिया. ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था. पहले वाला कौन था? फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था. उसने प्रूव किया था कि जो दिमाग का बाएं साइड का हिस्सा होता है वो लैंग्वेज एरिया, वो स्पोकन एरिया होता है, वो बोलने से रिलेटेड. और जो दूसरा है वो रिसेप्शन से रिलेटेड. आप रिसीव क्या कर रहे हैं, आप कॉम्प्रीहेंड क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना गेट कर रहे हैं. तो वो हिस्से उसने वर्निकी एरिया दिया था. और जब इंसान बोल नहीं अच्छी तरह पाता, परसीव नहीं कर पाता, तो उन्होंने उसको नाम दिया अफेजिया. क्या नाम दिया उसको? अफेजिया. APHASIA, अफेजिया, अफेजियोलॉजी. ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे चूंकि लिंग्विस्टिक में डिस्कस होगा, ये हमने डिस्कस करना है. आगे मैंने कोहेजन का आपको बता दिया. आप कोहेरेंस देख लें, यानी वो तो ग्रामेटिकली जो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, उसकी हम असाइनमेंट भी अलग से देखेंगे. ये मैं आपको जस्ट एक नो हो दे रहा हूँ. कोहेरेंस, द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट रिलेट वन अनदर बाय सेंस. ये देखें वही बात जो मैंने आपको की कि जो ऑर्डर है
वो सेंस भी क्रिएट करती जाए अपनी। टेक्स्ट जो है, एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑनवर्ड सम अप एंड हो जाए हमारा डिस्कोर्स, और उसकी कोहेरेंस जो है बरकरार रहे, कि वो जो सेंस चल रही है 1 2 3 4 और वो एक ऑर्डर के साथ बरकरार रहे, उसे हम कहते हैं कोहेरेंस। द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट रिलेट वन एंड अदर बाय सेंस। होप यू गॉट द पॉइंट। कोहेजन भी आपको समझ आ गया होगा, कोहेरेंस भी जब हम इसकी असाइनमेंट पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। आगे आ गया इंटेंशनलिटी। इंटेंशन जो है वो हर बात में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप पढ़ रहे हो, जब तक आप मुझे इंटेंशन नहीं बनाएंगे कि मैंने सर को सुनना है और मैंने सर से कुछ हासिल करना है, आप कभी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो ये हम सरेंडर करते हैं अपने उस्ताद को, अपने टीचर को, कि भाई मैं ओबीडियंट हूँ सर, आई एम रेडी एंड आई वांट टू लर्न। इंटेंशन मेरी क्लियर है। एज होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट व्हाटएवर यू डू एक्शन दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशंस। अब अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, अमलों का दारोमदार हमेशा निजतों पर होता है। द मैसेज हैज़ टू बी कन्वेड, कि मैसेज जो है किस टेंशन के साथ दिया जा रहा है, और वो बंदा, अगर आप इंटेंशनल हो जाते हैं और आप भी इंटेंशनल हैं, परसीव करने वाला और सेंडर और रिसीवर दोनों इंटेंशनलिटी रखते हैं, तो मैसेज विल बी कन्वेड फुल्ली। मैसेज जो है वो बड़ा फुल्ली जाएगा, डिस्कोर्स जो है वो बड़ा वाजे होगा। एक्सेप्टेबिलिटी, ये आपके टीचिंग्स में भी हेल्प करेगा आपकी। एक्सेप्टेबिलिटी indicate that the communicative product need to be satisfactory in that the audience approve it, कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वट एवर यू डिलीवरिंग लेक्चर, वट एवर यू गिविंग दैम एंड वट एवर यू लेक्चरिंग दैम, एट लीस्ट दे आर रेडी टू परसीव, एंड दिस इज वट टीचर क्रिएट्स। ही शुड मेक हिज डिस्कोर्स वेरी enthusiastic and one teacher needs to do that। एक टीचर को ये ज़रूरत होती है कि वो ये क्रिएट करे एंथुजियाज्म अपने लेक्चर के अंदर, ताकि उसका डिस्कोर्स जो है वो बच्चे एक्सेप्ट करें और उसको सुने। इंफॉर्मेटिवनेस, जो आप डिलीवर कर रहे हैं, जो आप डिस्कोर्स दे रहे हैं, अगर वो इंफॉर्मेटिव है तो वो ज़्यादा डिमांडेड होगा, लोग उसे लाइक करें, चाहे आप लिखने में दे दें चाहे बोलने में दे दें। सम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द डिस्कोर्स। कोई इन्फॉर्मेटिव भी हो, ये ना हो कि पुरानी चीज़ें उठा उठा के आप सामने रखती जाएं, तो नो बॉडी विल लिसन टू यू। यू हैव टू क्रिएट सम enthusiasm, vibration, newness, dynamicity, goodness, new information, new idea, innovative idea, new technological information. So once you give them, they will be very informative, they will take it very informative, and they will appreciate, they will accept it, they will listen to it, and they will create it, they will take it very informative। वो उसको इन्फॉर्मेटिव लेंगे और वाइब्रेंट हो गए, और डायनेमिक हो गए, और वो इंथ्यूजिज्म के साथ उसको आपके लेक्चर को सुनेंगे, डिस्कोर्स को सुनेंगे, और वो उसके अंदर डायनेमिसिटी लेकर आएगा आपके लिसनर के अंदर, आपके सुनने वाले। सिचुएशनैलिटी, कि सिचुएशन से रिलेटेड जो आप बोल रहे हैं, वो जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं वो उस सिचुएशन से रिलेटेड भी हो डिस्कोर्स। सर्कमस्टांसेस आर इम्पोर्टेंट इन विच द रिमार्क इज मेड। बंदे की डेथ हुई है, मैं वहां पे सॉन्ग चलाने लग जाऊं, पढ़ा मैं आपको डिस्कोर्स एनालिसिस रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे कोई मूवी सुनाने लग जाऊं, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर डिस्कोर्स। सो यू कैन से दैट दिस डिस्कोर्स इज नॉट रिलेटेड टू माई कॉन्वर्सेशन, माई टॉपिक, माई सिचुएशन। आई नीड टू टॉक अबाउट व्हाट आई नीड। तो हमें सिचुएशन को देखना पड़ता है। डिस्कोर्स जो है, रिमार्क्स जो हमने देना है, जो कहना है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी होना चाहिए। नहीं जी, नीचे है जी इंटरटेक्सुअलिटी, रेफरेंस टू द वर्ड आउटसाइड द टेक्स्ट आर द इंटरप्रेटर स्कीमेटा। मैंने कल आपको एक लफ्ज़ डिस्कस किया था, जेन पियाजेट ने अपने घर के बच्चों पे रिसर्च की थी। उसने कहा था कि बच्चे किस तरह अपना कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड, जो इंसान का, जो एक बच्चे का जो माइंड है वो कैसे डेवलप होता है। आपने जेन पियाजेट को अगर पढ़ा हो तो उसने 7 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लेक्चर रख लेंगे। तो उसमें वो डिस्कस करता है कि बच्चा जो होता है, एक जैसे एक लिंक से दूसरा लिंक, एक नोड होता है ना, एक नोड है, उसको मैं ए को बी से मिला दूँ, बी को सी से मिला दूँ, सी से डी लर्न करवा दूँ,
डी से आगे ऑनवर्ड पूरा जो है मैं अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर है वो सिखा दूँ बच्चे। मैंने सबसे पहले बच्चे को एक बॉल दी, बच्चे ने मुंह में डाल दी। पहला उसका जो स्कीमा इतना बना हुआ है कि हर चीज़ जो है वो खाने के लिए होती है। लेकिन एक दिन वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो मुंह में डालने लगा तो बाल नीचे गिर पड़ी। अब वो 2 दफ़ा उछली तो उसे फील हुआ कि जब ये उछलती है तो ये अच्छा लगता है, यानी ये खेलने के लिए। उसने पकड़ी, उसने फिर नीचे गिराई, वो और गिरी। हाँ, वो थोड़ा सा बाहर गया वही गेंद लेकर, तो उसने देखा कि लोग खेल रहे हैं, यानी एक नॉलेज से दूसरा नॉलेज आ गया, तो उसने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। हर चीज़ जो होती है वो स्कीमेटिक होती है। एक जो होता है वो एसोसिएटिव नॉलेज होता है, यानी एक नॉलेज दूसरे नॉलेज की बुनियाद होता है। जैसे एक ब्रिक को हम एक वॉल बनाते हैं तो एक ब्रिक के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी और एक वॉल बन जाती है। तो नॉलेज भी ऐसे स्कीमेटिक होता है, स्कीमा उसको उसने नाम दिया था। तो रेफरेंस टू द वर्ड आउटसाइड द टेक्स्ट आर द, यानी एक इंटरटेक्सुअलिटी के एक टेक्स्ट से दूसरी टेक्स्ट जो है वो टीच की जाती है और ये रिलेट की जाती है डिस्कोर्स के साथ। ये आगे जी टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, रिटन डिस्कोर्स, स्पोकन। 2 तरह के डिस्कोर्स होते हैं, लिख लें। देयर इज रिटन डिस्कोर्स एंड स्पोकन डिस्कोर्स। रिटन डिस्कोर्स क्या है कि जो लिखा हुआ आपके सामने, किताबें हैं, न्यूज़पेपर है, स्पीचेज़ हैं जो लिखी हुई हैं, वो सारा रिटन डिस्कोर्स है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, या जो डिस्कशन होती है, या जो हम स्पीचेज़ करते हैं, या जो हम बड़े लेवल पे बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, ये स्पोकन डिस्कोर्स है। इतना मुश्किल नहीं है ये। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग इज ऑफन रेफर टू एज द चैनल, चैनल हिम्स और मीडियम्स। यानी इसको क्या कहते हैं, जो डिस्टिंक्शन होता है स्पीच और राइटिंग के दरमियान, उसको हम चैनल कहते हैं, रेफर टू एज चैनल। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिटन एंड स्पोकन डिस्कोर्स, स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स डिफर फॉर मैनी रीजन। स्पोकन और रिटन जो है इनमें कहता है फ़र्क है। स्पोकन डिस्कोर्स हैज़ टू बी अंडरस्टूड इमीडिएटली। मिसाल के तौर पर जैसे ये सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने जवाब दे रही हैं, आंसर मैं आपसे, ये सिंक्रोनस इंटरव्यू होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात, ठीक है, आप कहीं और बैठी हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ, तो ये जो है ये नॉन सिंक्रोनस होता है, ठीक है। ये 2 तरह की डिस्कोर्स भी 2 तरह का होता है कि एक आप इमीडिएट आंसर ले रही हैं, एक आप किसी से रिकॉर्ड करवा रही हैं, इंटरव्यू ले रही हैं, वो रिकॉर्ड कर देता है। तो ये दोनों में भी ये फ़र्क होता है। सिंक्रोनस मीन के इमीडिएट आप जवाब ले रही हैं, आमने सामने किसी का कर रही हैं, इंटरव्यू कर रही हैं। ये ऐसा इंटरव्यू होगा कि जो आमने सामने आप ले रही हैं, बातचीत जो आमने सामने हो रही है। और जो नॉन सिंक्रोनस है वो उसका मतलब होता है कि समवन इज अवे फ्रॉम यू, यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म। किसी से दूर से आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो आपके पास नहीं है, आमने सामने नहीं है। तो स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स डिफर फॉर मैनी रीजन। स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स जो है वो मुख्तलिफ होता है मैनी रीजन में। स्पोकन डिस्कोर्स हैज़ टू बी अंडरस्टूड इमीजिएटली। जो स्पोकन डिस्कोर्स होता है वो आपको इमीजिएटली समझना पड़ता है और उसी वक्त उसका आंसर देना होता है आपने। रिटन डिस्कोर्स कैन बी रेफर टू मैनी टाइम्स। जनरल डिफरेंस, ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी। आप जो रिटन डिस्कोर्स होता है ना, वो उसके अंदर बहुत सारी पेचीदगी होती हैं। जो स्पोकन डिस्कोर्स है, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रही हैं। देखिए, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, चूँकि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडेबल है। आपकी भी उर्दू लैंग्वेज है, मेरी भी है। अगर आप पश्तो बोलें और मैं यहाँ से उर्दू बोलूँ, मैं यहाँ से आप पंजाबी लैंग्वेज बोलूँ जो हमारे पंजाब की लैंग्वेज है, तो ये हमारे दरमियान एक गैप आ जाएगा। चूँकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये साउंड्स जो है, मैंने कल भी बताया, ये साउंड जो ये तो हम लोगों ने अपनी ज़रूरियात के लिए बनाई हुई हैं। साउंड का और जो रियल ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का जो रिलेशन है वो आर्बिट्रेरी है। दैट इज़ क्रिएटेड बाय सोसाइटी, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड वन। जब आप पैदा हुई थी आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। यू कम इन दिस वर्ल्ड, योर सोसाइटी, योर पीपल, दे हैव टोल्ड यू कि इस कंघी को कंघी कहते हैं, इसको पेंसिल कहते हैं, ये मोबाइल जो पकड़ा है इसको मोबाइल कहते हैं, स्टेपलर को स्टेपलर कहते हैं, ये पंखे को पंखे कहते हैं, ये प्रिंटर को प्रिंटर कहते हैं, कंप्यूटर को। ये तो आपको सोसाइटी ने बताया या अपने इंस्टीट्यूशन ने बता दिया। इसका मतलब है आप खुद तो लेकर नहीं आई लैंग्वेज,
Language is given by society, by surrounding, by people, by parents, by elders, by institutions, by school of thoughts. Am I right? इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे थीसिस। लैंग्वेज इज गिवन बाय सोसाइटी, इट्स नॉट योर ओन, हियर इट्स नॉट इंस्टिंक्टिव। ये कोई जबिल्ली नहीं है कि आप जबिल्ली तौर पर बोलना शुरू करते हैं। आप देखें कि बच्चा है जो अगर उसकी जबिल्ली लैंग्वेज होती तो वो खुद ही बोलता, वो पैदा होता ही बोलता। इसमें मैंने तो हर चीज़ हर पॉइंट पे की हुई है, न्यूरो लिंग्विस्टिक पे की है, कॉपस लिंग्विस्टिक पे की है, सिमोटिक पे की है, स्पोकन लैंग्वेजेस पे की है, मूवीज़ पे की है, और जितने भी हैं ये टॉपिक्स इसके ऊपर मैं करता रहता हूँ, मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। और मैं अब रिसेंटली जिसके कोरोना वायरस पे कर रहा हूँ, यानी मुझे जो टॉपिक मिल जाता है ना, मैं उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ता हूँ। बात समझ रही है कि मुझे ना आर्टिकल पढ़ने का शौक़ है, यानी रीडिंग का मुझे शौक़ है। तो मैं जो मुझे टॉपिक मिल जाए जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, मुझे नई नई चीज़ें, आप देखें न्यूरो लिंग्विस्टिक जो है ना, उसको कोई उसका टॉपिक कोई लेता ही नहीं है, और बल्कि उसके ऊपर सबसे कम रिसर्च है दिमाग के अंदर की स्टडी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक ब्रोका एरिया होता है, एक अफेजिया होता है, अफेजियोलॉजी क्या होता है, ब्रोका एरिया क्या होता है, वर्निकी एरिया क्या होता है, वर्निकी अफेजिया क्या होता है, ब्रोका अफेजिया क्या होता है, और इसके दरमियान जो मज़ीद दिमाग की जो रिसर्च है ये क्या है। ठीक है, ये मुझे इसलिए शौक़ पड़ा क्योंकि मुझे फोनेटिक फोनोलॉजी का शौक़ था। तो मैंने फिर इसके दिमाग के अंदर जो लैंग्वेज इंटरप्रेट हो रही होती है ना इंसान के अंदर, मैंने फिर उसको भी स्टडी किया। तो जैसे मैंने कहा कि स्कीमेटिक नॉलेज जो होता है ना, स्कीमा का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा रिलेट हो जाता है, फिर तीसरा, फिर ऐसे दिमाग के अंदर भी, इंसान के दिमाग के अंदर दूसरा। हाँ जी, यानी या दूसरे नॉलेज का, यस, उसे कहते हैं हम नॉन से अननोन की तरफ जाना, नॉन से अननोन की तरफ इंसान जाता है, अननोन की तरफ। जो आपने थोड़ा सा जाना है तो वो जो नॉलेज आपको है वो बेस बन के दूसरा उसके साथ रिलेट हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है, सो ऑन सो और फोर्थ चलता रहता है। इट हैपन्स। चूँकि ये चीज़ें हमें तो सिखाई नहीं जाती, अक्सर हमारे कॉलेजेस में, स्कूलों में ये सिखानी चाहिए बच्चे को कि वो अपना स्कीमेटिक नॉलेज इम्प्रूव करे। या इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ, एक बच्चा जो है एक डॉक्टर के घर पैदा हुआ है, तो एक फार्मर किसान के घर पैदा हुआ है, दोनों का स्कीमेटिक नॉलेज जो है वो कभी एक जैसा नहीं हो सकता। आप भले जितना मर्जी जोर लगा लें, एक डॉक्टर के बच्चे का नॉलेज और एक किसान के बच्चे का नॉलेज, हाँ किसान के बच्चे का नॉलेज ये हो सकता है कि फसल कब बोनी है, कब काटनी है, कब जाना है डेरे पर, कब वहाँ से काट के चीज़ें लानी है, चारा कैसे काटना है, उसका नॉलेज उसे हो सकता है क्योंकि उसका स्कीमा उधर बिल्ड हुआ है। एक डॉक्टर के बच्चे का नॉलेज किधर होगा, साइंस की तरफ। वो साइकोलॉजी को जानेगा, वो ब्रेन को जानेगा, वो बायोलॉजी को जानेगा, वो मेडिसिन को जानेगा। डॉक्टर जो है वो जो चीज़ें जो डिस्कस करता रहेगा, उसकी वोकैब, उसके लेक्सिकल मीनिंग्स, उसके मानी, उसके वर्ड, उसकी जो लेक्सीम्स हैं वो सारे उसके माइंड के अंदर होंगे। अच्छा जी, ये जनरल डिफरेंसेस, ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी, रिटन डिस्कोर्स के अंदर ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी होती है। इंट्रिकेसी का मतलब लिखें पेचीदगी, कंप्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, यानी उसके अंदर एक रिटन डिस्कोर्स के अंदर क्या क्या मसाइल होते हैं वो ऐसा आसान नहीं होता समझना। आपने अभी कहा कि सर मुझे ये बुक जो है समझ नहीं आती, क्यों समझ नहीं आती भाई, वो उसके अंदर उसने एक राइटर, आसान नहीं होता कि आप उसे ऐसे ही समझ लें। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर मिस्टर कुट्स का करैक्टर है और वो बच्चों को समझ नहीं आता। मैं पढ़ाता रहता हूँ तो वो मुझे सर क्या कहते हैं, सर ये हमने पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आता। फिर मैं उनको बताता हूँ, खोल के बताता हूँ कि भाई मॉडर्न राइटर जो हैं वो खुद रखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, आपसे मीनिंग डिराइव करवाएं कि आप इससे क्या मीनिंग निकालते हैं। मॉडर्न राइटर हमेशा ऐसे कहता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेड, रोड नॉट टेकन, वो एक सिंपल लिखता था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, वो हमेशा सिंपल लिखता था। कहता दो रास्ते थे, मैं दो रास्तों में जंगल से जा रहा था तो दो रास्ते थे, मैंने दोनों रास्तों को देखा एक जैसा था। तो जब मैंने दोनों को देखा तो एक रास्ता जो है ना वो मुझे ऐसे लगा जैसे उस पर कोई नहीं चला। मैंने वो रास्ते को कहता है अडॉप्ट कर लिया। जब मैं रास्ते में पहुंचा तो मुझे मेरे मन में ख्याल आया शायद पहला बेहतर था।
उसने मॉडर्न मैन का फिनोमिना बताया कि हर इंसान एक रास्ते पे चलता है और जब वो रास्ते में पहुंचता है तो वो कहता है शायद पहले वाला बेहतर था, लेकिन कहता है मैंने वही अपना रास्ता रखा, लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि तुम कामयाब नहीं हो गए, ये अच्छा नहीं है रास्ता, ये इस पे कोई नहीं चला, तुम अकेले हो, यहाँ पे ना चलो, इसमें कभी कामयाब नहीं हो। कहता मैंने उससे ही परस्यू किया और मैं कामयाब हो गया। असल में वो लिखता था सिंपल पोइट्री, उसने अपने हालात पे लिखी है। वो सादा पोइट्री लिखता था, विलजियर सीन लेता था, वो पेस्टरल सीन लेता था, वो नेचुरल सीन लेता था, वो जानवरों की बातें करता था, वो सीन की ग्रीनरी की बातें करता था, वो पेस्टरल चीज़ों की बातें करता था। लोग उसे कहते थे कि यार तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम मॉडर्न इंट्रिकेट वर्ड इस्तेमाल करो, मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल करो, कॉम्प्लेक्स वर्ड इस्तेमाल करो, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करो ताकि लोग तुम्हें ज़्यादा पढ़ें। वो कहता नहीं मैं सिंपल ही लिखूंगा। वो सिंपल लिखता गया, आज वो दुनिया का वो पोएट लॉरिएट बना और पता नहीं क्या क्या वो बना, कितने इनाम उसने जीते। तो ये हाँ बिल्कुल, हाँ जी वो भी, वो तो रोमांटिक पोएट थे, ये अमेरिकन पोएट है। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा ये देखिएगा आगे, ठीक कह रही हैं आप, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट्स, कि वो भी उन्हीं की तरह नेचुरल लिखते थे, तो ये भी नेचुरल पोइट्री करता है। ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी, इसके अंदर क्या होती है, ग्रामेटिकल इंट्रिकेसी मुश्किल होता है, बच्चों को समझ नहीं आती। राइटर जो है उसका स्टाइल बहुत मुश्किल होता है। अ स्टाइल इज अ मैन हिमसेल्फ, स्टाइल जो होता है वो एक खुद इंसान होता है, और हर बंदे का, जॉन डन का अलग से स्टाइल है, बे सर फ्रांसिस का अलग से स्टाइल है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सिंपल स्टाइल है। आप बात करें वर्ड्सवर्थ का, वो नेचुरल पोइट्री करता है। जॉन कीट्स की बात करें, वो रोमांटिक पोइट्री करता है। अलेक्जेंडर पॉप की बात करें, वो 2 लाइन्स में लिखता है, हीरो कॉपलेट में लिखता है। चार्म स्ट्राइक द साइड, मैरिट विन द सोल, वो एक लाइन में आपसे बात करेगा और आप हैरान हो जाएंगे वो क्या क्या गया है, कितनी बड़ी बात कर गया है। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सैड अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था। लिक्सिकल डेंसिटी, लिक्सिकल वर्ड्स जो हैं वो बड़े बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वो समझ नहीं आते, एकदम वो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे बच्चों को ऐसा लगता है कि वो हमारे सर से गुजर गए। लिक्सिकल जो वर्ड्स हैं वो बड़े, एक तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो उनको एकदम समझना, कॉम्प्रीहेंड करना भी। नोमिनाइलाइजेशन, नोमिनाइलाइजेशन लिख लें, इसका मानी लिख लें, नाउन बनाया जाता है वर्ब से। क्या किया जाता है रिटन डिस्कोर्स में, क्या किया जाता है कि एक वर्ड है, एक वर्ब है, उसका नाउन बना दिया। जैसे एक्ट है उसको एक्शन बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेस है तो उसे मैं एक्सप्रेशन कर दूंगा। एक वर्ब से उसका नाउन बना दिया जाता है, ठीक है। उसमें IN वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये नोमिनाइलाइजेशन का पता चल गया। जो वर्ब हैं, जो वर्ब टू क्रिएट वर्ब फ्रॉम वर्ब यू क्रिएट नाउन, इट इज कॉल्ड नोमिनाइलाइजेशन। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ नोमिनाइलाइजेशन टू गिव इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स, कि आपको इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स दिया जाए, कि आपको बताई जाए, मालूमात दी जाए। ज़्यादा नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, राइटर इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे, वाजे कर दे बात को। एक्सप्लिसिटनेस, इसके अंदर क्या होता है, ये सारे रिटन डिस्कोर्स की बातें कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक्सप्लिसिटनेस होती है। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिटनेस का मतलब होता है वाजे करना, वाजे, किसी चीज़ को नुमाया करके बताना, वाजे करके बताना, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में खुल के बात कर। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ छुपी हो। एक्सप्लिसिट कि आपने खुद तलाश करनी, यानी एक सेंस से दूसरी सेंस से तलाश करनी, और आपने खुद तलाश, जब किसी चीज़ के अंदर से तलाश हो। अब जब एम्बिगुअस मानी बनाता है राइटर तो उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिटनेस का मतलब क्या होता है, वाजे करना। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब लिखें नेचुरल, नेचुरल, जैसी थॉट आ रही है वैसे आप लिखते जा रहे हैं, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। आगे जी रेपिटेशन एंड हेजिटेशन। रेपिटेशन, जर्नल डिफरेंस, इसमें क्या होता है, रेपिटेशन और हेजिटेशन भी होती है। सो रेपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार आना, हेजिटेशन का मतलब होता है कि हेजिटेट करना किसी चीज़ से वाइल अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ये जी 6 चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें आती हैं किसके अंदर, रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर।
आगे आ गया जी ग्रामेटिकल एंट्री कैसी, आप वो ना एक एक चीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन करेगा। पहली बात है ग्रामेटिकल एंट्री कैसी। Sentences in a spoken discourse are short and simple, whereas they are longer and more complex in written discourse. अब जी सेंटेंसेस जो हैं वो स्पोकन डिस्कोर्स में छोटे होते हैं और सादा होते हैं, जबकि दे आर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन रिटन डिस्कोर्स। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, साथ साथ समिति जा रही हैं। अब आपको मैं दे दूँ कोई 50 पेज का आर्टिकल, तो आप मुझे बताएं कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि जितनी टेक्स्ट ज़्यादा होती जाएगी आपके लिए उतना मसला। या मैं एक लंबी स्पीच कर दूँ, आपको बोलने ही ना दूँ, मैं खुद ही बोलता जाऊँ, तो फिर भी आप कम्प्लेक्स हो जाएंगी, आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप लिख नहीं सकेंगी। इंट्रिकेसी का मतलब लिखें पेचीदगी। ग्रामेटिकल पेचीदगी जो है वो रिटर्न में ज़्यादा होती है, बोलने में कम होती है, और वैसे भी बोलने में तो ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेक्सिकल डेंसिटी स्पोकन डिस्कोर्स इज लेस लेक्सिकल डेंस। स्पोकन डेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का गुंजान होना, ज़्यादा होना। तो आपको पता है कि रिटन वर्ड में ज़्यादा होते हैं, अल्फाज होते हैं, या स्पोकन में, बताइएगा। रिटन में, तो रिटन में डेफिनेटली फिर मसला भी होगा, जब जितने वर्ड्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना वो लेक्सिकल डेंसिटी बन जाएगी। स्पोकन डिस्कोर्स इज अ लेस लेक्सिकल डेंस देन रिटन डिस्कोर्स. Content words tend to be spread out over the number of clauses, whereas they seem to be tightly packed into the individual clauses. अच्छा, एक लिखें फंक्शनल वर्ड होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं दूसरे वर्ड यहाँ पे कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड्स में आते हैं नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, समथिंग लाइक दैट। लेकिन फंक्शनल वर्ड में को क्या आते हैं? फंक्शनल वर्ड में आएंगे प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर, पोस्ट मॉडिफायर्स, इस तरह के जो सारे हैं वो क्या आते हैं? इंटेंसिफायर्स। ये सारे आपके क्या हैं? ये फंक्शनल वर्ड्स हैं। फंक्शनल वर्ड्स जो हैं वो अगर आप ओमिट भी करते हैं, और मोस्टली फंक्शनल वर्ड जो हैं वो ओमिट होते हैं, जैसे प्रेपोजिशन हुई, इंटेंसिफायर हुआ, मॉडिफायर हुआ, पोस्ट मॉडिफायर हुआ, इंटेंसिफायर हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये सारे जो वर्ड्स हैं, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, ये ओमिट कर दिए जाते हैं, ये रिमूव कर दे, हेडिंग में ये मोस्टली इस्तेमाल ही नहीं होते। कंटेंट वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वर्ब, नाउन, उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये कंटेंट वर्ड और फंक्शनल वर्ड का पता चल गया। एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। और हाँ, इसमें लिख फंक्शनल वर्ड में लिख लें आप प्रेपोजिशन और आर्टिकल, बस ये दोनों ही लिख लें, ये दोनों। हाँ, वी कैन ओमिट दिस वर्ड बिकॉज टू गिव सेंस वी नीड ओनली नाउन और वर्ब। हमें नाउन और वर्ब जो है ना, ये इंफॉर्मेशनल डिस्कोर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, बस ये याद रखें। आगे आ जाए, गिव सेंस। अगर आप किसी अपनी सेंस देना चाहते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो आप ज़्यादा वर्ब और नाउन यूज़ करें। जी, द यूज ऑफ वर्ब एज अ नाउन्स व्हेन रिटन हैज, लें जी, रिटन डिस्कोर्स कितना, अभी तो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी है ये असाइनमेंट, तो लें जी। अब ऐसा करते हैं समीना कि हम ऐसा करते हैं कि एक दिन 2 दिन हम पढ़ा करेंगे डिस्कोर्स एनालिसिस, 2 दिन हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे, या हम 3 दिन, क्योंकि हमने मंडे से तो फ्राइडे तक क्लास लेनी होती है, तो इसलिए हम 2-2 दिन दे के एक दिन, और मैं आपको 2 दिन जो होंगे मैं आपको कोई असाइनमेंट फिर दिया करूँगा, भाई आपने इतने आर्टिकल पढ़ने हैं, इसके ऊपर पढ़ना है, वो मैं आपको खुद सेंड किया करूँगा, भाई आपने ये आर्टिकल पढ़ के इसको समराइज़ करना है अपने वर्ड में, फिर वो आप मुझे सेंड किया करेंगे, ठीक है। मैं आपको असाइनमेंट भी दिया करूँगा, आपके पास 2 छुट्टियाँ हुआ करेंगी, मैं 2 छुट्टियाँ करता हूँ अपनी अकेडमी में, एक किसकी सैटरडे की और एक संडे की। ये 2 दिन आपके पास टाइम होगा, आपको मैं आर्टिकल सेंड करूँगा, आपने उन आर्टिकल को घर में बैठ के पढ़ के फिर मुझे सेंड करना है, फिर मैं उनको देखूँगा कि आप कितनी हद तक बात को समझ रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने मुझसे डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ा है, मैं डिस्कोर्स एनालिसिस से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल दे दूँगा, ठीक है,
और मैं कहूँगा कि इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर आप मुझे उसको समराइज़ करके सेंड किया करेंगे। मैं आपसे कहूँगा कि इसमें से 150 वर्ड लिखें। तो आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, आप उस पर वर्क करेंगी और इंशाल्लाह आप एक अच्छी टीचर बनेंगी। यू विल बी वेरी गुड टीचर, यू विल टीच अदर। अभी मेरी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता। तो स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। टुमारो इंशाल्लाह विल लर्न अबाउट फोनेटिक्स। कल हम फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चीज़ें जो आप पढ़ रही हैं ये साथ साथ इसको अंडरस्टैंड